प्रकट करता हूं, क्योंकि हमने कहा कि ये विशेष प्रेस वार्ता है और जब विशेष प्रेस वार्ता है तो सब्जेक्ट भी आप समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण और अहम सब्जेक्ट है। जैसा आप सबके माध्यम से पूरे देश ने आज जागरूक प्रेस के माध्यम से देखा कि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था और भरोसे का, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र राम मंदिर, जिसमें चोरी नहीं हम कह सकते हैं कि एक ऐसा डाका जो करोड़ों श्रद्धालुओं के दिल पे डला और उस चोरी में जो संलिप्तता नजर आ रही है अब तक, वो उनके ही अपने कर्मचारी और पदाधिकारियों की नजर आ रही है। इसलिए बहुत दुख और दुर्भाग्य का ये केंद्र रहा और इस विषय पर हमारे बीच आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और एआईसीसी के बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए विशेष तौर पर पधारे हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे दिल्ली कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष, लोकप्रिय जनप्रिय दिल्ली के नेता भाई देवेंद्र यादव जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं हमारे बहुत सम्मानित आज के मुख्य वक्ता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत सीनियर लीडर आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि वो अपने विचार आपसे साझा करें। हेलो, टेस्टिंग। आ रही है आवाज? अध्यक्ष महोदय भारद्वाज जी, हेलो हेलो। हाँ, ठीक। अध्यक्ष महोदय भारद्वाज जी, जैसा कि हमेशा मैं करता हूं तो मैं हेलो हेलो हेलो। तो तीसरी बार आप लोगों का स्वागत। अध्यक्ष महोदय भारद्वाज जी, आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं हमेशा आपसे सानिध्य होता है तो पहले हिंदी फिर बाद में अंग्रेजी, थोड़ा समय लगेगा, शांत रहें, उसके बाद प्रश्न उत्तर कर सकते हैं पर, लेकिन सिर्फ इसी मुद्दे पे। दोस्तों, ना संस्थान बचे हैं ना मंदिर, इतना है फैला भाजपा का गोरख धंधा। उज्जैन में हड़पी है जमीन और अयोध्या में चोरी किया गया है चंदा। राम के धाम भाजपा ने की है चोरी सरेआम और उन्होंने दूषित किया है मंदिर, जिसको अति पावन माना जाता है। चंदा चोरी से दूषित किया है मंदिर पतित पावन। भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे भाजपा के रावण। ये थी मैं आज, और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वो कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ, यद्यपि इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के स्थल से राजनीति होती है, लेकिन एक उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये आस्था का अपमान है, घोर अपमान। ये विश्वास का, अटूट विश्वास का भयंकर विश्वासघात है और उसके साथ साथ एक सन्नाटे वाली चुप्पी है।
उन्हीं गलियारों से जिन्होंने इतने बड़े वायदे किए थे कि हम उस आस्था की सुरक्षा करेंगे। ये त्रिकोण है जो आपको समझना आवश्यक है। गंभीरता इसकी, आस्था का अपमान और विश्वास का विश्वासघात, और जहां से जवाबदेही होनी चाहिए उन गलियारों से बिल्कुल सन्नाटे वाली चुप्पी। जो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और आपको ये पता होना चाहिए कि एसआईटी ने एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से को भी छुआ नहीं है अभी तक। आइसबर्ग को तो छोड़िए, उसके ऊपरी हिस्से का आंशिक रूप छुआ है। 27 अप्रैल से जून 5, 40 दिन में उन्होंने मालूम किया है कि 70 अलग अलग चोरी के किस्से, कहानियां, प्रमाणित चीज़ें हुई, वारदात हुए राम मंदिर के उस कमरे से जहां काउंटिंग होती है। अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वही बात है जिसकी संज्ञान लिया गया। ये नहीं समझिए कि ये व्यापकता पूरे रूप से, किसी रूप से आपके सामने आई है। ये संज्ञान है एक बहुत अल्प आंशिक चीज़ का। ये एक कोई आकस्मिक 1-2 चीज़ों की भूल चूक नहीं है। ये एक व्यवस्थित, एक बहुत सोच समझ के की गई लूट है जो महीनों चली है, बंद आंखों के सामने या ऐसी खुली आंखें जो जानबूझकर बंद कर ली गई। वास्तविक जो प्रश्न है ये नहीं है कि चोरी किसने की। मूल मुद्दा, मूल प्रश्न है कि किसने ये चोरी करने दी या होने दी। क्योंकि आपके सामने वो जो दुक्का दुक्का तिक्का तुक्का करके 8 नाम आ रहे हैं और भी नाम आएंगे, वो आ रहे हैं उन लोगों के जो वास्तव में वो दूसरे नाम छुपा रहे हैं जिनके सानिध्य में ये चोरी हुई, जिनके अधिकार क्षेत्र के नाक के नीचे ये चोरी हुई। आपको मालूम है कि एमओयूज हैं, एक पूरा आम मानक प्रक्रिया जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, है लिखित रूप से, औपचारिक रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रस्ट के बीच में, अयोध्या ट्रस्ट के बीच में। और उसमें सब कुछ लिखा गया है कि जो दान पत्र है वो कब खुलेगा, हम 3 के सामने खुलेगा, चौथा आदमी नहीं हो सकता। जो आदमी होंगे 3 वो पूरी तरह से अधिकृत लोग होंगे, अफसर होंगे। उसके बाद अलग अलग बक्सों को अलग अलग काउंट किया जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी उस कमरे में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 24 के पहले। और फ्रिस्किंग जिसे कहते हैं, तलाशी हर व्यक्ति की जाएगी एंट्री पॉइंट पे, एग्जिट पॉइंट पे। तो प्रश्न उठता है कि लिखने का क्या, इतना लिखने के बाद ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि इनके तो जूते में मिला, मेरे बाथरूम में रखा गया मिला, इनके बेडरूम में मिला, कैसे हो सकता है? अब इतनी चीज लिखी गई है तो। और जो सबके मन से प्रश्न उठ रहा है, माननीय चंपत राय जी सिर्फ जनरल सेक्रेटरी नहीं है ट्रस्ट के, ये वो व्यक्ति हैं जिनके अधिकार क्षेत्र सुपरविजन के अंतर्गत जमीन अधिगृहित की गई, अक्वायर की गई, निर्माण हुआ और डोनेशन सिस्टम, दान पत्र का पूरा प्रक्रिया व्यवस्था इनके निरीक्षण परीक्षण में हुई। और हुआ क्या, याद रहे इसमें, देखिए अगर मैं चोरी करता हूं तो आपने कितनी बार देखा है कि एसआईटी बनती है। कोई कांग्रेस का व्यक्ति या कोई विपक्ष का व्यक्ति आरोपित सिर्फ होता है कि गलत काम किया है, तो एसआईटी कितनी बार सुना है आपने? आप सीधा देखते हैं एफआईआर होती है। एसआईटी अपने आप में स्थगित करने वाली प्रक्रिया है। अगर गैर कानूनी कुछ चीज, फौजदारी मुकदमों के अंतर्गत कुछ गैर कानूनी चीज हुई तो पहले एफआईआर होता है, एसआईटी नहीं होती है। यहाँ एसआईटी की गई, एसआईटी में समय निकला है, उस एसआईटी के बाद इस्तीफे हुए लेकिन गिरफ्तारी नहीं। और एफआईआर में इन माननीय व्यक्ति का जिनका नाम लिया मैंने, कोई नाम नहीं है। एसआईटी में इनका नाम नहीं है। एसआईटी का कोई कानूनी दर्जा नहीं होता है। एसआईटी तो हम बना सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे।
तो न एसआईटी में नाम आपका, न एफआईआर में नाम आपका, न गिरफ्तारी। ये सब अंग्रेजी में इसका बड़ा सरल शब्द है, कवर अप की प्रक्रिया चल रही है, सब चीज़ को सल्टाना। वहाँ के जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने, इनका नाम है गोविंद गिरी, उन्होंने खुद ने कहा है कि सब कुछ माननीय चंपत राय जी के सुपरविजन में था, और उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया कि मैंने आस्था और विश्वास गलत व्यक्तियों में डाल दिया। तो जब जवाबदेही का समय आया तो उनका नाम गायब कैसे हो गया? विश्वास जितना पवित्र होता है, व्यवस्था उतनी ही पारदर्शी होनी पड़ती है। कई लोगों ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कितना भी चीख चिल्ला लो, प्रेस में कितना भी आ जाए, माननीय चंपत राय जी केंद्र की चॉइस हैं, केंद्र द्वारा चुनावित व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं। उनका सीधा संपर्क और पहुंच सेंट्रल कमांड से है, और इसलिए उन पे कोई आंच आसानी से आने वाली नहीं है। दोस्तों, ये पैसे की सिर्फ बात नहीं है, पैसे की तो है, उसके साथ साथ उस माँ की भावना की बात है जो दान पत्र में 100 रुपये डालती है अपने पुत्र, अपने बच्चों के सानिध्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। ये उस श्रमिक जो दिन में मुश्किल से 50 रुपये कमाता है उसकी है, या 100 रुपये कमाता है, वो पूरा का पूरा 100 रुपये दान पत्र में डालता है, विश्वास में, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये अयोध्या मंदिर के सर्विस में लगेगा। और जब ये किसी के जूते में, किसी के बाथरूम में, किसी के घर में प्राप्त होता है, तो जैसा मैंने कहा, ये उस विश्वास का विश्वासघात है, घोर। राम मंदिर आस्था के नाम पे राजनीति भी है, चढ़ावे के नाम पर लूट भी है, और बीजेपी, उसके सभी संबंधित आयोजक जितने भी संस्थाएं हैं, वो इस लूट का पूरी तरह से शिकार हैं। सब उनके व्यक्ति हैं, उनके अफसर हैं, उनके पदासीन लोग हैं। आपने चंपत राय जी के बारे में मैंने बोल दिया, अनिल मिश्रा जी का नाम सुना है, आपने देखा है नाम ऐसे गोपाल राव, गोपाल नगर कोटे भी नाम है उनका, कृष्ण मोहन जी, इन सब नामों में क्या फौजदारी कार्रवाई हो रही है? किसी ने इस्तीफा दिया है, कोई चुप बैठा है, किसी का नाम नहीं है, दोषारोपण है ही नहीं। दोषारोपण किसके ऊपर है? ये ड्राइवर के ऊपर है, दोषारोपण उस चपरासी के ऊपर है। इसके अलावा ये शुरू हुआ है, लेकिन ये भी बहुत दबी आवाज़ों में निकल रहा है, छोटे हिस्सों में, कि यहाँ जो कार्यक्रम होते थे राम मंदिर के नाम पे, उनकी दुहाई देकर, एक एक कार्यक्रम के आयोजन में कितना खर्चा और पैसा वेस्ट किया जाता था। एक छोटा कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी 2024 को, प्राण प्रतिष्ठा का एक हिस्सा था वो, 113 करोड़ खर्च हुए उस फंक्शन में। सिर्फ वही फंक्शन नहीं था, वो एक हिस्सा था एक फंक्शन का। 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम में 10.25 करोड़ हुए खर्च। तो ये तो पैसा बनाने, पैसा निकालने, पैसा साइफन अप करने, पैसा लीक करने, पैसा चुराने की वही बड़े अच्छे अच्छे तरकीबें हैं। भगवान राम के आस्था की बात है, वहाँ के निर्माण में पैसा आए, वहाँ के लोगों के रहन सहन में एक सुविधा हो, उस पर आए, समझ में आता है। लेकिन इस प्रकार का व्यय, इस प्रकार के आयोजनों में और ऐसे लोगों में किस प्रकार से विश्वास जगा सकता है? सबसे अहम मुद्दा दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जो इतने मुखर और प्रखर हैं, इतने जबरदस्त वक्ता हैं, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो एक मौन सन्नाटे वाला चुप्पी। क्या उन्होंने एक शब्द बोला है इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में? चंपत राय जी का नाम लिया, अनिल मिश्रा जी का, गिरी जी का, गोपाल राव जी का, इत्यादि इत्यादि। जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है तो ये बेचारे छोटे नामों के अलावा आप ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? डबल इंजन सरकार डबल दोषियों को बचा रही है क्या? दो स्तर के दोषियों को,
न्यूनतम स्तर और उसके ऊपर के दो स्तर हैं। न्यूनतम में आप एक्शन ले रहे हैं, केंद्र सरकार चुप, प्रदेश सरकार कुछ वक्तव्य आते हैं बड़े बड़े माननीय योगी जी द्वारा, ठोस कदम क्या लिया जा रहा है और गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं सिवाय एकदम निचले अधिकारियों के अलावा किसी की नहीं। देखिए एक बात याद रहे, जब इस्तीफा हुआ उसी से आपको प्रमाणित हो जाता है कि गड़बड़ी नहीं होती बड़ी तो इस्तीफा क्यों होता। अगर पूरी तरह से संबंधित नहीं होते तो इस्तीफा क्यों होता। इसलिए कांग्रेस पार्टी, अंत में मैं कहूँगा, बड़े स्पष्ट मांग हमने पहले की है, लेकिन क्यों आज परसों में हम अखिल भारतीय स्तर पे मुद्दा उठा रहे हैं तो मैं कुछ दोहरा देता हूँ आपको, जो बड़ी स्पष्ट मांगे हैं। मैं साथ साथ ये भी कहने में हिचकता नहीं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ सरकार ढीठ हो जाती है, थिक स्किन्ड गवर्नमेंट किसी मांग को देखेगी भी नहीं। गणतंत्र और लोकतंत्र में जो एक जवाबदेही होती है, जो एक इतने जिम्मेवार पुरानी पार्टी मांग रही है, उस पर आंख भी नहीं दिखाएगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी मांगे दोहरा रहा हूँ आपके सामने। प्रधानमंत्री को खुद निजी रूप से तुरंत जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पार्लियामेंट में भी वही चुप्पी चलती है, पार्लियामेंट सत्र आने वाला है, वहाँ भी वही चुप्पी चलेगी, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ। तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए, नंबर 2 है ये। एसआईटी में नाम भी नहीं आए, एफआईआर में नाम भी नहीं आए, कोई आदमी इस्तीफा दे दे, कोई बड़े बड़े वक्तव्य दे दे, नहीं। दंड कहाँ है, भय कहाँ है, दोषारोपण और दोष के ऊपर एक फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी कहाँ है। एक न्यायिक जांच जो अगर विश्वास जगाना चाहती है तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के कोई बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए, जिसके नाम से विश्वास जगे, निष्पक्ष, स्वतंत्र और एकदम साफ गोई के साथ। चौथा, ये जो ट्रस्ट है इसको पूरी तरह से वापस स्ट्रक्चर करना चाहिए। वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लोग, एमिनेंट सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी में पारदर्शी लोग, ये नहीं कि सिर्फ आप अपने चुने हुए आरएसएस के लोग, चुने हुए सरकारी अफसर, विपक्ष का कोई आदमी नहीं, कोई आदमी बोलने की हिम्मत नहीं रखे, आवाज़ नहीं निकाल सके, ऐसे लोग नहीं। और अंत में 5वां, फॉरेंसिक ऑडिट। ये अलग प्रकार का ऑडिट होता है, वो पूरे अकाउंट्स का जब से संस्थापित हुई है तब से आज तक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि होगा, लेकिन साथ साथ मैं निराशा से भी ग्रस्त हूं कि आज तक इस सरकार ने कभी भी लाजमी डिमांड्स को माना नहीं है। फ्रेंड्स, I'll take about the same time, a little less in English, if you don't mind. Let me start by saying that no smoke, no cloak, the truth must be spoke. No spin, no shield, let every fact be revealed. And if nothing is hidden and there is nothing to hide, then let nothing be forbidden. Because, friends, silence can protect power. It cannot protect public trust. Public trust and silence are antithetical. As I said, what I am saying now is much more than a mere political statement, because it impinges on the insult of faith, because it impinges on a betrayal of genuine belief. And with these two, the third terrible angle to this terrible triangle is that there is eloquent silence, piercing, shrill silence in the corridors of accountability, the very same corridors who had proclaimed from the rooftops that they are here to protect this faith. That is the tragedy of this episode. We know only less than the tip of the iceberg.
do not think that we know anywhere near a fraction of the iceberg. Only between 27th April and 5th of June, 40 days, you have had 70 separate instances of theft located in a very short preliminary report, which I said is the tip of the iceberg. 8 people of the lowest level have been arrested. This is not a stray lapse. It is not an inadvertent error. This is a systematic, coordinated loot. And that is the mildest word I can think. It is systematic, coordinated loot in front of CCTV cameras with people who are responsible, who kept their eyes shut while open. There is a phrase in English called Nelsonian blind eye. Nelson was an admiral who stood and started looking this way because he didn't want to see here. So he kept looking here. That is called as Nelsonian blind eye. That is what has happened here. But friends, the real question is not who did the stealing. The real question is who allowed the stealing to happen under their noses, under their eyes. Remember, there are MOUs and SOPs between the State Bank of India, the largest bank with all kinds of details, and the trust. If a chaprasi goes for a loan of 10 rupees, you have so many procedures. Here there are procedures written down. Donation boxes are to be opened only in the presence of authorized persons. Biometric is required to enter the room, counting room. One box alone can be counted at one time. Mandatory frisking, exit and entry points. What is the use of all this paperwork if the people who are to operate are themselves complicit? जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, when the guardians become the looters, this is all worthless piece of paper. We have these great names. Mr. Champat Rai is no ordinary name. Please don't think he is a mere general secretary of the trust. He is the person in charge of the entire acquisition, construction, donation system. Mr. Anil Mishra is a senior person. In fact, Mr. Govind Giri, the treasurer, has said, I made a mistake in trusting the wrong people. And he said the entire supervision of the temple's functioning was with Mr. Champat Rai. This is Mr. Govind Giri's statement. There are many more names. The names include Mr. Gopal Rao, Nagar Kote, Mr. Krishna Mohan, and so on. You have heard them. My point is, how many of them are noted in the FIR? Most of the names I have taken are not even in the SIT. And by the way, the SIT has no legal standing. Zero. Normally, when you see a crime, you go and start with an FIR, not an SIT. This case had an SIT for many, many days. FIR came much later, and both the SIT and the FIR does not have the name of any person of any standing. They have the name of a driver, a chaprasi, a attendant. That is known as a cover-up. That is known as too clever by half. Faith, friends, asks for devotion, but democracy asks for disclosure. And both devotion and disclosure have to go together, because both faith and democracy have to go together. Sacred spaces deserve sacred standards. Sacred standards are higher than the normal standard which we practice here. Faith is priceless, but accountability is also indispensable. You cannot brush aside accountability in the name of faith, especially where this betrayal of faith, this insult of Astha. In the press, senior BJP leaders have said, you are wasting your time about Mr. Champat Rai. His direct access is to the High Command. He owes his selection and choice to the High Command. Any amount of shouting will not disturb his perch and position. And don't forget, friends, this is not about mere money. This is about the feeling, the bhavana of a mother who puts 100 rupees, a poor mother, howsoever poor, who puts 100 rupees in the donation box for the well-being, the health, the prosperity of her only child.
This is about a laborer who may be earning 50 or 100 rupees a day, who puts the entire money for the day's earning in the faith which he has. This is that betrayal which turns up in somebody's shoe, somebody's bathroom, somebody's car, somebody's bedroom. Friends, there is a subtext and a sub-story going along with this. Apart from this stealing from the donations, there is another form of stealing which is slowly coming to light. The SIT finds on some small preliminary superficial audit that every function has had gigantic amounts of money spent. A function of Pran Pratishtha, one out of many, one function on 22nd January 2024 involved an expenditure of 113 crores. Not on your or my convenience, not on dharamshalas, not on infrastructure, not on construction, but in the organizing of the function. 25th November, they had a flag hoisting ceremony. That alone cost 10.12 crores, Savadas crore. Our most eloquent Prime Minister is suddenly stuck with complete silence every time a major issue like this happens. He has not spoken a word till now. He has not taken a word till now, a name till now. And I can assure you when Parliament starts in less than 10 days, the same will be the story. Outside Parliament, inside Parliament, then where is democracy? Not once has any senior central government functionary openly acknowledged the size of the problem, the nature of the solution. When the whole trust is in the Katgara, why are these lowly employees alone being named? What about the others? Is this double-engine Sarkar trying to protect two layers, a double layer of accountability, the middle and the senior? Why is the central government speechless with fear? And if there was nothing to hide, why the resignations of senior people? People who are resigning but not finding a name in the FIR, not finding a name even in the SIT. Then why resign? In the end, friends, let me end with the questions the Congress is asking. We can do no more than, through you, touch the conscience of the people. I am equally confident, though I might sound pessimistic, that nothing will this thick-skinned government do in terms of accountability. But the question number one is, of course, asking for the Prime Minister's chuppi and Maun Vrat to be broken. If you do not want to speak in Parliament, at least have a press conference. You are speaking all over the globe. You are speaking every day at every ribbon-cutting ceremony. This is the biggest issue of faith in this country and you are keeping quiet. Is it possible for you to resolve this contradiction? And that too in a democracy? We are not in a country where there is no democracy, supposedly. Second, what is all this about having an SIT and having an FIR with no names? Where are the arrests? I am not talking of the arrest of the chaprasi or the driver. I am talking of arrests of those who are accountable. Not one. Third, have an inquiry much wider which inspires confidence. Don't do khana purti. Don't do fulfillment of a formality. That can only be by a very, very inspiring Supreme Court name which inspires confidence from all quarters. Don't make it political. Don't make it partisan. Restore the trust which every day your state ministers and your central government ministers are giving rhetorical answers